हेलो बच्चों, वेलकम टू फिजिक्स वाला। आज हम लोग यूनिट टेस्ट 04 का डिस्कशन करने वाले हैं। तो शुरू करते हैं अपने पहले सवाल से। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है अ बॉल ऑफ मास 50 ग्राम। बेटा ये बॉल है जिसका मास कितना दिया गया है 50 ग्राम, इज ड्रॉप्ड फ्रॉम अ हाइट ऑफ 20 मीटर। ये हाइट कितनी दी गई है आपकी 20 मीटर है। A boy on the ground hits the ball vertically up with a bat with an average force of 200 न्यूटन। ठीक है बेटा, एफ एवरेज की वैल्यू जो दी गई है दैट इज 200 न्यूटन। क्लियर? सो दैट इट अटेन्स अ वर्टिकल हाइट ऑफ 45 मीटर। जैसे ही बेटा ये बॉल इधर पे आ रही थी तो एक बच्चे ने बैट से बेटा इस बॉल को मारा और ये बॉल वापस चली गई और इसने जो हाइट अटेन करी है दैट हाइट इज 45 मीटर। क्लियर? द टाइम फॉर विच द बॉल रिमेन्स इन कॉन्टैक्ट। बेटा टाइम बताना है डेल्टा वी। क्या बेटा आने वाली वेलोसिटी को वी इनिशियल बोलते हैं और जाने वाली को वी फाइनल बोल देते हैं। क्लियर है? तो यहां पे इंपल्स का फंडा लगेगा। इंपल्स का बेटा फॉर्मूला क्या होता है, एफ इंटू डेल्टा वी इक्वल्स टू चेंज इन मोमेंटम। तो एफ कितना है 200 इंटू डेल्टा टी, टी ले लेते हैं हम लोग, चेंज इन मोमेंटम एम, वी फाइनल माइनस वी इनिशियल। अब हमें बेटा फाइनल और इनिशियल वेलोसिटी चाहिए। बेटा इनिशियल वेलोसिटी को अगर देखेंगे तो v इक्वल्स टू क्या आ जाएगा अंडर रूट 2gh के बराबर, क्योंकि बॉल को हमने क्या किया ड्रॉप। तो v इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ 2 इंटू 10 इंटू एच, हाइट कितनी दी गई है बेटा 20। तो यहाँ पे v इनिशियल जो आ जाएगा दैट इज अंडर रूट ऑफ 400 जो कि आ जाएगा 20। पर क्योंकि बेटा ये नीचे की डायरेक्शन में है तो इसे मैं लिख रहा हूं -20 मीटर पर सेकेंड। क्लियर है? अब जैसे ही बॉय हिट कर देगा बेटा इस बॉल को तो क्या ये यहाँ पे वेलोसिटी चेंज हो जाएगी और इसको हम क्या इनिशियल वेलोसिटी u ले लें। तो मैं फॉर्मूला लगा सकता हूँ थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन v स्क्वायर इक्वल्स टू u स्क्वायर प्लस 2a इंटू एस, जहां पे फाइनल वेलोसिटी हमारी क्या होगी जीरो। जीरो इक्वल्स टू इनिशियल जो कि हमें निकालना है -2 इंटू जी इंटू एस। बेटा डिस्प्लेसमेंट कितना है 45 मीटर, इसको इस साइड भेजो तो माइनस यू स्क्वायर इक्वल्स टू -2 इंटू 10 इंटू 45। बेटा माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो गए, u इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ 900 जो कि बराबर होगा बेटा 330 मीटर पर सेकेंड। ये है क्या बेटा इनिशियल वेलोसिटी है, पर हमारी चेंज इन वेलोसिटी के लिए किसका काम करेगी फाइनल वेलोसिटी का, क्योंकि ऊपर की तरफ जा रही है तो इसको हम क्या ले लेते हैं पॉजिटिव। क्लियर है? अब इन दोनों को हम इस फॉर्मूले में पुट कर देते हैं। क्या है फॉर्मूला, 200 इंटू टी इक्वल्स टू मास कितना दिया गया है 50। बेटा ग्राम में कन्वर्ट करेंगे केजी को तो यहाँ पे कितना आ जाएगा डिवाइडेड बाय 1000 आ जाएगा, इनटू फाइनल कितना है 30 माइनस इनिशियल कितना है बेटा -20। तो 200 इंटू टी इक्वल्स टू 550 अपॉन 1000 इंटू बेटा ये माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा तो ये हो जाएगा 50। क्लियर है इतनी बात? बेटा जीरो से जीरो कैंसिल आउट हो गए, इस जीरो से ये जीरो कैंसिल आउट हो जाए, 5 से ये कितने टाइम्स चला जाएगा दैट इज 40 और इस 5 से ये चला जाएगा 8 टाइम्स और 8 इंटू टी 10, तो t इक्वल्स टू 1/80 सेकेंड्स। क्लियर है? तो ये हमारा आंसर आ जाएगा। क्लियर है बच्चों? तो ऑप्शन नंबर सी जो है दैट इज अवर करेक्ट आंसर। ठीक है, अगला सवाल, a string is tied on the roof can bear a maximum tension of 50 kg weight। ध्यान देना यूनिट पे kg वेट है, इनटू जी का करेंगे मल्टीप्लाई। द मिनिमम एक्सेलरेशन दैट कैन बी एक्वायर्ड बाय अ मैन ऑफ 98 kg टू डिसेंड, नीचे आना है बेटा, विल बी। ये ऑब्जेक्ट है, मैन है बेटा, नीचे क्या लग रहा होगा mg और ऊपर क्या लग रहा है टेंशन t। क्लियर है? और टेंशन की जो मैक्सिमम वैल्यू ये बियर कर सकता है दैट इज 50
केजी वेट है बेटा, हम लोग न्यूटन में अगर कन्वर्ट करेंगे तो मल्टीप्लाई किससे करेंगे 9.8 से, तो 50 इंटू 9.8 दैट इज 490 न्यूटन। क्लियर। और अब एक्सेलरेशन हमें चाहिए कि मैक्सिमम कितना होना चाहिए, तो मैक्सिमम डिसेंड होते टाइम पे, ठीक है। तो बेटा नीचे कौन सी फोर्स लग रही है, एम इंटू जी, ऊपर कौन सी फोर्स लग रही है, टेंशन, और इनका मास कितना दिया गया है 98, तो नीचे क्या आ जाएगा बेटा एम जी, दैट इज 98 इंटू जी, माइनस टेंशन की वैल्यू कितनी है बेटा 490, दैट इज इक्वल टू एम इंटू ए, मास कितना दिया गया है 98 इंटू क्या है बेटा ए एक्सेलरेशन है। क्लियर है, तो ये कितना हो जाएगा 980 माइनस 490 इक्वल्स टू 98 इंटू ए। क्लियर है कि नहीं है। और अब हम इन दोनों को क्या कर देंगे माइनस। बच्चों इस सवाल में स्पेशली बोला गया है कि हमें जी की वैल्यू 9.8 लेनी है, तो यहाँ पे मैं 9.98 इंटू 9.8 ही डालूंगा क्योंकि आंसर काफी क्लोज है। तो 98 इंटू 9.8 दैट इज 960.4 माइनस 490 इक्वल टू 98 इंटू ए, ये हो जाएगा। अब इसमें से बेटा अगर 490 आप माइनस करोगे तो आपका आ जाएगा 470.4 इक्वल्स टू 98। क्लियर है। और इसको बेटा अगर आप डिवाइड करोगे 9.8 से 98 से, तो आपका आंसर आएगा ए इक्वल्स टू 470.4 डिवाइडेड बाय 98, तो ये आ जाएगा 4.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। क्लियर है। यहाँ पे बेटा जी की वैल्यू 10 मत ले लीजिएगा वरना आंसर आपका गलत आएगा। क्लियर है। तो हमारा जो ऑप्शन है जो करेक्ट रहेगा दैट इज ऑप्शन नंबर सी 4.8, ये हमारा करेक्ट आंसर। क्लियर है बच्चों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है इन द फॉलोइंग फिगर द ऑब्जेक्ट ऑफ मास m इज हेल्ड एट रेस्ट बाय अ हॉरिजॉन्टल फोर्स एज शोन, द फोर्स एक्सर्टेड बाय द स्ट्रिंग ऑन द ब्लॉक। बेटा फोर्स बताना है स्ट्रिंग का, ये क्या लग रहा होगा टेंशन T, नीचे क्या लग रहा होगा mg। क्लियर है। क्या बेटा ये दोनों 90 पे लग रहे हैं, तो नेट फोर्स जो होगा वो इन दोनों के बीच में होगा, दैट इज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ एफ स्क्वायर प्लस एम जी का होल स्क्वायर। क्लियर है कि नहीं, जिसे हम क्या लिख सकते हैं एफ स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर इंटू जी स्क्वायर। क्लियर है। तो यहां से हम देख सकते हैं कि हमारा ऑप्शन नंबर डी जो होगा दैट इज करेक्ट। क्लियर है बच्चों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, when a 4 kg rifle is fired, the 10-gram bullet receives an acceleration of 3 into 10 to the power 6 centimeter per second square. यूनिट पे ध्यान देना। the magnitude of the force acting on the rifle, बेटा मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स निकालना है तो एक्शन रिएक्शन फोर्स लग रहा होगा, तो F इक्वल्स टू एम इंटू ए। तो मास कितना दिया है बेटा 10 ग्राम, तो 10 ग्राम को कन्वर्ट करेंगे केजी में तो डिवाइडेड बाय 1000 करेंगे इनटू ए एक्सेलरेशन कितना दिया है 3 इंटू 10 टू द पावर 6, पर ये सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर है, इसको मीटर पर सेकंड स्क्वायर में करेंगे तो डिवाइडेड बाय क्या करेंगे इसको 100 से। क्लियर है कि नहीं है। तो 1 2 3 4 और ये 5, बेटा ये 5 जीरो से ये कैंसल आउट हो जाएगा, ठीक है। तो कितना आ जाएगा 30 इंटू 10, तो दैट इज 300 न्यूटन। इतना फोर्स बेटा आपकी राइफल पे आ रहा होगा। ऑप्शन नंबर सी जो है दैट इज करेक्ट। क्लियर है। चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अ मैन ऑफ मास 50 kg कैरीज अ बैग वेट ऑफ 40 न्यूटन ऑन हिज शोल्डर, द फोर्स विथ विच द फ्लोर पुशेस अप हिज फीट विल बी। बेटा एक मैन है, क्लियर है। अब उसने क्या किया है बेटा, एक बैग है उसके पीछे, क्या है बैग, ठीक है। और बैग बेटा कितनी फोर्स लगा रहा है, दैट फोर्स इज 40 न्यूटन। और इस आदमी का खुद का जो मास होगा दैट इज m इंटू जी, तो मास कितना है 50, तो ये हो जाएगा 50 इंटू जी के बराबर। क्लियर है। वही किसके बराबर होगा बेटा आपका नॉर्मल फोर्स, तो नॉर्मल फोर्स इक्वल्स टू 40 प्लस बेटा 50 इंटू जी करोगे तो ये कितना हो जाएगा 500।
क्लियर है कि नहीं? और यहां से बेटा आप एन की वैल्यू कितनी आ जाएगी 540 न्यूटन। क्लियर है? तो हमारा ऑप्शन नंबर जो बी होगा दैट इज करेक्ट, क्योंकि वही नियर बाय लाई कर रहा है। और अगर एग्जैक्ट आंसर चाहिए आपको तो आप ये भी कर सकते हैं कि n इक्वल्स टू 40 न्यूटन तो दिया ही था, तो यहाँ पे 50 इंटू जी का जब मल्टीप्लाई करोगे तो आप 9.8 रख दीजिएगा। क्लियर है? तो यहाँ से जो आपकी वैल्यू आ जाएगी दैट इज 40 प्लस 50 इंटू 9.8, वो हो जाएगा 490। 490 प्लस 40, तो नॉर्मल की वैल्यू आ जाएगी 530 न्यूटन। क्लियर है? तो अभी ऐसा बेटा क्वेश्चन था, हमारे ऑप्शंस बहुत दूर दूर थे, तो हम जी की वैल्यू 10 कंसिडर कर सकते हैं। ठीक है? Next question. A body of mass m is released on a smooth inclined plane of inclination theta with the horizontal. The force exerted by the plane on the block has a magnitude of. बेटा ये हमारा सरफेस है और ये इंक्लिनेशन एंगल थीटा है और ये हमारा मास क्या है m। क्लियर? अगर बेटा इसके कंपोनेंट देखेंगे तो एक क्या आ जाएगा mg, और एक अलोंग द प्लेन जो आएगा कंपोनेंट दैट इज mg sin थीटा, जो कि इसको आगे की तरफ ले जा रहा होगा। एक क्या होगा बेटा mg cos थीटा, और एक क्या लग रहा होगा नॉर्मल। आपसे वो फोर्स पूछा गया जो सरफेस के ऊपर लग रहा होगा, दैट इज mg cos थीटा, क्योंकि वही नॉर्मल के बराबर होगा। तो n इक्वल्स टू mg cos थीटा। क्लियर है? तो आपका जो करेक्ट आंसर आएगा दैट इज ऑप्शन नंबर डी, mg cos थीटा। क्लियर है बच्चों? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इफ 250 जूल ऑफ वर्क इज डन ऑन स्लाइडिंग अ 5 kg ब्लॉक up the inclined plane of height 4 meter, work done by the friction। बेटा ये एक इंक्लाइन प्लेन है जिस पे हम ऊपर की तरफ ले गए हैं, और ये हमारी हाइट जो दी गई है दैट इज 4 मीटर। क्लियर है? और ये सरफेस कैसा है, यहाँ पे बेटा फ्रिक्शन है, और ये मान लो हमारा मास है। क्लियर है? और मास कितना दिया गया है 5 kg, और इसको अप द इंक्लाइन ले गए। ठीक है? और हमें टोटल वर्क दिया गया है, तो हम लोग जानते हैं बेटा टोटल वर्क डन दैट इज इक्वल टू, यहाँ पे बेटा कौन कौन सी फोर्सेस आ रही होगी, एक तो फ्रिक्शन आ रही होगी, और दूसरी कौन सी आ रही होगी ग्रेविटेशन दैट इज mg, और एक क्या आ रही होगी बेटा फ्रिक्शन, क्योंकि आगे चल रहा है तो पीछे आ रहा होगा। क्लियर है कि नहीं है? तो यहाँ पे बेटा क्या आ जाएगा, टोटल वर्क डन इज ड्यू टू फ्रिक्शन प्लस वर्क डन बाय ग्रेविटी। क्लियर है कि नहीं है? तो यहाँ पे बेटा टोटल वर्क डन देखेंगे तो दैट इज 250 जूल, और वर्क डन बाय फ्रिक्शन हमें निकालना है। और वर्क डन बाय ग्रेविटी अगर आप देखोगे तो बेटा ये ब्लॉक ने जो डिस्प्लेसमेंट किया है दैट इज ये h के बराबर होगा, और इसका डिस्प्लेसमेंट अगर आप देखोगे तो ये ब्लॉक का डिस्प्लेसमेंट ऊपर हुआ है, और mg फोर्स कहाँ लग रहा होगा नीचे। तो बेटा mgh लिखोगे तो डिस्प्लेसमेंट और फोर्स के बीच में 180 डिग्री का एंगल होगा, तो ये आ जाएगा माइनस का mgh। क्लियर है? तो 250 जूल इक्वल्स टू वर्क डन बाय फ्रिक्शन, और यहाँ पे आ जाएगा माइनस मास कितना दिया गया है बेटा 5, जी कितना है 10, एंड हाइट इज 4 मीटर। क्लियर है कि नहीं है? तो ये हो जाएगा 5 इंटू 4 दैट इज 20 इंटू 10, तो 200। क्लियर? तो ये आ जाएगा 250 जूल, और यहाँ पे बेटा वर्क डन अप द ब्लॉक दिया गया है। क्लियर है कि नहीं है? अप द ब्लॉक दिया गया मतलब वर्क इज डन, मतलब सिस्टम पे काम किया गया है बेटा, तो ये जो आपका वर्क आएगा वो नेगेटिव आएगा, क्योंकि आपने इतना काम किया है इसके ऊपर। क्लियर है? तो दैट इज इक्वल्स टू वर्क डन बाय फ्रिक्शन, और बेटा ये कितना आ जाएगा माइनस का 200। क्लियर है? माइनस का 200 इस साइड लेकर के आ जाओगे तो ये हो जाएगा माइनस का 250 प्लस का 200 दैट इज इक्वल्स टू वर्क डन बाय फ्रिक्शन, और बेटा इसको माइनस करोगे तो ये आ जाएगा माइनस का 50 जूल इक्वल्स टू वर्क डन बाय फ्रिक्शन। क्लियर है कि नहीं?
बेटा ये आपका आंसर आ जाएगा। तो ऑप्शन में हमें क्या दिया गया है 50, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। क्लियर है बच्चों? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, अ मैन कैरीज अ लोड ऑन हिज हेड फ्रॉम हेड थ्रू अ डिस्टेंस ऑफ 5 मीटर, द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ वर्क इज डन। ऑप्शन ए move it on an inclined plane, option B move it over a horizontal surface, और C दिया है lifting vertically upwards। ठीक है, तो इनमें से बेटा किस में इस आदमी को मैक्सिमम अमाउंट ऑफ वर्क डन करना पड़ेगा ये बताना है। अब यहाँ पे बेटा अगर हम सिचुएशन समझे, फॉर एग्जांपल पहली सिचुएशन समझे ए वाली, जब हम बोल रहे हैं कि हम लोग कहाँ जा रहे हैं, एक इंक्लाइन प्लेन पे जा रहे हैं, तो सिचुएशन क्या होगी कि ये जो लेंथ होगी दैट इज 5 मीटर। क्लियर है? और अब ये जो मैन बेटा ये लोड लेकर के जा रहा होगा अपने सर पे, ये एंगल क्या हो गया थीटा। तो ये जो हाइट इसकी डिस्प्लेसमेंट होगी दैट इज नॉट इक्वल्स टू 5 मीटर। वो क्या होगा बेटा 5 मीटर का एक कंपोनेंट होगा। फॉर एग्जांपल ये वाला अगर कंपोनेंट देखे जाए तो ये जो कंपोनेंट होगा वो होगा 5 cos थीटा, और ऊपर वाला जो कंपोनेंट होगा दैट इज इक्वल्स टू 5 sin थीटा। क्लियर है कि नहीं है? और बेटा किसी भी, और अब यहाँ पे अगर मैं वर्क डन का फॉर्मूला लिखूंगा दैट इज इक्वल्स टू एम जी इंटू एच, तो वर्क डन इक्वल्स टू बेटा एम जी कहाँ लग रहा है डाउनवर्ड, हाइट का है ऊपर, तो ये आ जाएगा माइनस का एम जी इंटू एच की जगह क्या आ जाएगा 5 sin थीटा। क्लियर है? और यहाँ पे बेटा किसी भी वैल्यू के अगर कंपोनेंट होते हैं तो वो वैल्यू एक्चुअल से कम हो जाती है। मतलब यहाँ पे 5 sin थीटा जो रहेगा, 5 जो sin थीटा रहेगा, जैसे जैसे हमारा एंगल बढ़ता जाएगा, क्लियर है, अभी ये एंगल कितना है 0 डिग्री मान लीजिए, ठीक है, इनिशियली मान लो ये लोड है, ये क्या लग रहा है एम जी, अगर मैं 0 डिग्री मान लूं तो यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट कहाँ हो जाएगा 5 मीटर बिल्कुल आगे की तरफ हो जाएगा, एंगल कितना है बेटा 90 डिग्री, तो ये वाला वर्क तो क्या आ जाएगा 0। अब जैसे 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 आप एंगल इंक्रीज करते जाएंगे वर्क डन की वैल्यू मैक्सिमम होती जाएगी, बढ़ती जाएगी, और इसकी वैल्यू मैक्सिमम कब होगी, थीटा की वैल्यू बेटा बात कर रहा हूं, थीटा की वैल्यू सबसे ज्यादा कब होगी जब हमारी लेंथ मैक्सिमम होगी। क्लियर है कि नहीं है? तो लेंथ मैक्सिमम कब हो जाएगी जब बेटा बिल्कुल वर्टिकल आ जाएगा, मतलब ये आपका मैन रहेगा, और जब इसको एग्जैक्टली ऊपर ले जाना पड़ेगा तो बेटा ये 5 मीटर का कोई कंपोनेंट नहीं हो रहा होगा, तो टोटल इसको जो लेंथ कवर करनी होगी दैट इज इक्वल टू 5 मीटर। नीचे क्या लग रहा होगा एम जी, ऊपर क्या होगा डिस्प्लेसमेंट, तो वर्क डन किसके बराबर आ जाएगा माइनस एम जी इंटू 5। क्लियर है कि नहीं है? तो हमारा मैक्सिमम अमाउंट ऑफ वर्क डन कब आएगा जब हमें इसको एग्जैक्टली ऊपर ले जाना पड़ेगा। क्लियर है कि नहीं है? देखो हॉरिजॉन्टल में तो वर्क डन 0 है, ये बात पक्का है। इंक्लाइन प्लेन में बेटा ये आ रहा है थीटा। जब भी किसी वैल्यू का, जैसे मान लो ये 5 मीटर है ना, तो ये अगर किसी भी थीटा पे इंक्लाइंड है, मान लो अगर 30 डिग्री मान लेता हूं, तो साइन 30 की वैल्यू कितनी होती है 1/2, तो 5 डिवाइडेड बाई 2 दैट इज 2.5, तो 2.5 वैल्यू कम होगी कि नहीं होगी 5 से, और इसमें आप एग्जैक्टली 5 कवर कर रहे हो, तो वर्क डन मैक्सिमम कब आएगा जब आप एग्जैक्टली उसको सीधे ऊपर ले जा रहे हो। क्लियर है बच्चों इतनी बात? चलिए तो अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, अ बॉडी मूव्स अ डिस्टेंस ऑफ 10 मीटर, आंसर टिक कर देते हैं इसमें, ऑप्शन सी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, अ बॉडी मूव्स अ डिस्टेंस ऑफ 10 मीटर along a straight line under the action of a 5 Newton force, the work done is 25 joule, the angle which the force makes with the direction of motion। क्लियर है? आपका बेटा फॉर्मूला है एफ डॉट एस इक्वल्स टू कितना दिया है 25 जूल, तो बेटा इसको क्या लिख सकते हो एफ एस कॉस थीटा इक्वल्स टू 25। फोर्स कितनी दी गई है 5, डिस्प्लेसमेंट कितना है 10 इंटू कॉस थीटा।
इक्वल्स टू 25। तो बेटा 50 ये कैंसिल आउट हो जाएगा, ये कितना बचेगा 2। तो cos थीटा इक्वल्स टू 1/2। cos थीटा की वैल्यू बेटा 1/2 कब होती है, जब एंगल 60 डिग्री होता है। क्लियर है? तो हमारा ऑप्शन नंबर सी जो होगा दैट इज करेक्ट। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन, a particle is displaced from a position 2 I cap minus j cap plus k cap meters to another position of 2 I plus 2j minus 2k meters under the action of this force. Work done by the force is, बेटा वर्क डन किसके बराबर होगा, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। तो सबसे पहले मैं डिस्प्लेसमेंट निकालूं, तो हमारी ये कौन सी पोजीशन है, इनिशियल पोजीशन है, ये क्या है हमारी फाइनल पोजीशन है। तो डिस्प्लेसमेंट फाइनल माइनस इनिशियल होता है, तो ये कितना हो जाएगा, फाइनल पोजीशन हमारी कितनी दी गई है, दैट इज बेटा यहाँ पे ये 3 है, 2 नहीं है, यहाँ पे कितना है 3 I कैप। आपके क्वेश्चन में सही है, ये पीपीटी में मिस्टेक है। तो एस डिस्प्लेसमेंट किसके बराबर हो जाएगा बेटा, फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन। तो फाइनल कितनी है 3I कैप प्लस 2j कैप माइनस 2k कैप। इसमें से माइनस करेंगे आप 2I कैप माइनस j कैप प्लस k कैप। क्लियर है बेटा? माइनस करोगे तो 3I माइनस 2I कितना आ जाएगा हमारे पास I, माइनस और माइनस प्लस 2j प्लस j दैट इज प्लस 3j कैप, और ये आ जाएगा माइनस 2k कैप और माइनस k कैप दैट इज माइनस 3k कैप। ये हमारा क्या आ गया, डिस्प्लेसमेंट। तो वर्क डन कितना आ गया, फोर्स की वैल्यू कितनी है 2I कैप प्लस j कैप माइनस k कैप डॉट डिस्प्लेसमेंट हमारा I कैप प्लस 3j कैप माइनस 3k कैप। अब इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट कर दो तो ये हो जाएगा 2 प्लस 3 और माइनस माइनस क्या आ जाएगा बेटा, प्लस 3। तो ये हो जाएगा बेटा 8 जूल। तो 8 जूल इज योर फाइनल आंसर। क्लियर है? तो ऑप्शन नंबर ए जो होगा दैट इज योर करेक्ट आंसर। क्लियर है बच्चों? चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल कह रहा है, a string is used to pull a block of mass m vertically up by a distance h at a constant acceleration of g/4. The work done by the tension in the string is, बेटा ये आपका मास m दिया गया है, ये स्ट्रिंग है और इसका एक्सेलरेशन ऊपर की तरफ कितना है, g/4। क्लियर है? नीचे क्या फोर्स लग रही होगी बेटा, mg। ऊपर क्या लग रहा होगा, t। अगर इक्वेशन देखें एफ नेट इक्वल्स टू m इंटू ए, तो नेट फोर्स क्या आ जाएगा, t माइनस एम जी इक्वल्स टू m। एक्सेलरेशन कितना दिया गया है, g/4। इसको बेटा इस साइड भेज देंगे, तो mg प्लस m g/4, m कॉमन ले लो तो ये कितना हो जाएगा बेटा, g प्लस g/4। तो ये हो जाएगा बेटा एलसीएम लेने के बाद 5m, ये 5 हो जाएगा मास m g/4, ये आ जाएगा। आपसे क्या पूछा था, वर्क डन पूछा था। क्लियर है? कब, जब डिस्टेंस h ट्रैवल कर लिया बेटा, फोर्स भी ऊपर है नेट फोर्स, क्योंकि टेंशन का निकालना है, तो टेंशन भी ऊपर है और इसका डिस्प्लेसमेंट भी कहाँ है, ऊपर की तरफ h है। तो आपको क्या निकालना है, वर्क डन। तो वो किसके बराबर आ जाएगा बेटा, डॉट प्रोडक्ट, क्योंकि 0 डिग्री है। तो टेंशन कितना है 5mg/4, ये टेंशन की वैल्यू इंटू h, तो आ जाएगा 5mgh/4। क्लियर है? कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। क्लियर है बच्चों? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कह रहा है दैट इज, बच्चों अगला सवाल हमारा कह रहा है, वर्क डन बाय फ्रिक्शन फोर्स इज ऑलवेज नेगेटिव, ऑलवेज जीरो, इज जीरो और मे बी पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो। ठीक है, इसका जो करेक्ट आंसर होगा बेटा दैट इज ऑप्शन नंबर डी, मे बी पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो। दैट डिपेंड्स अपॉन दी कंडीशन, कि हमें कंडीशन क्या दी गई है, और बेटा फ्रिक्शन का वर्क डन कुछ भी हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल बेटा ये ब्लॉक है, ठीक है, मान लीजिए इसका बेटा मास जो है वो 5 kg है। क्लियर है?
और म्यू जो दिया गया दैट इज 0.2। तो आपका बेटा ये लग रहा होगा mg और ऊपर क्या लग रहा होगा नॉर्मल। नॉर्मल की वैल्यू किसके बराबर है mg के बराबर है, तो ये आ जाएगा 50। और लिमिटिंग फ्रिक्शन F मैक्सिमम अगर आप देखेंगे तो मैक्सिमम वैल्यू ऑफ फ्रिक्शन कितनी आ जाएगी दैट इज म्यू इंटू एन। म्यू कितना है 0.2 इंटू नॉर्मल कितना है 50, तो ये कितना आ जाएगा बेटा 10 न्यूटन। क्लियर है। तो अगर आपने इसमें 5 न्यूटन का फोर्स लगाया है तो यहाँ पे फ्रिक्शन कितना आ जाएगा बेटा, फ्रिक्शन भी आ जाएगा आपका 5 न्यूटन और इसका जो डिस्प्लेसमेंट रहेगा 0। तो इस टाइम पे इसका जो वर्क डन आएगा वो क्या आएगा 0 आएगा। क्लियर। और मान लीजिए आपने फ्रिक्शन को बढ़ा के कितना कर दिया बेटा, फोर्स को बढ़ा करके 5 kg सेम ब्लॉक पे, अब आपने क्या लगा दिया बेटा फोर्स की जो वैल्यू है वो मान लीजिए आपने 20 न्यूटन लगा दी। तो अब डिस्प्लेसमेंट कहां हो जाएगा आगे की तरफ। फ्रिक्शन कितना लग रहा होगा बेटा, मैक्सिमम फ्रिक्शन लग रहा होगा एंड दैट इज इक्वल टू 10 न्यूटन। क्लियर है। तो अब आप देखोगे तो वर्क डन क्या आ जाएगा बेटा, नेगेटिव आ जाएगा। क्लियर है। तो पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है और जीरो भी हो सकता है। पॉजिटिव का केस बता। फॉर एग्जाम्पल बेटा मान लीजिए ये आपका ब्लॉक है, ये ब्लॉक ए है और इसके ऊपर ब्लॉक कौन सा है बी है। क्लियर है। और हमने जो फोर्स लगाई है बेटा वो ए ब्लॉक पे लगाई है और यहां पे ये वाला सरफेस हमने दे दिया स्मूथ और ऊपर वाले पे बेटा फ्रिक्शन दे दिया म्यू। तो ऊपर वाले ब्लॉक को बेटा आगे जो ले जा रहा है वो फ्रिक्शन ले जा रहा है और इसी के वजह से क्या होगा डिस्प्लेसमेंट, अब दोनों की डायरेक्शन सेम हो गई। तो अब हमारा वर्क डन कैसा आ रहा है बच्चों, पॉजिटिव आ रहा है। क्लियर है कि नहीं है। तो मैंने तीनों केस दिखा दिए जहां पे आपका वर्क डन बाय फ्रिक्शन कैन बी पॉजिटिव, नेगेटिव एंड जीरो। क्लियर है बच्चों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अंडर द एक्शन ऑफ अ फोर्स a 2 kg body moves such that its position x as a function of time t is given as x equals to t square by 3। x equals to t square by 3 ये इक्वेशन है। Where x is in meter and t is in second, the work done by the force in first 2 second। बेटा वर्क डन निकालना है फर्स्ट 2 सेकंड में। कैसे निकालेंगे, क्या बेटा वर्क डन इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। तो इससे हम लोग बेटा वेलोसिटी की इक्वेशन निकालते हैं। चेंज इन काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगा, हाफ एम वी फाइनल का स्क्वायर माइनस वी इनिशियल का स्क्वायर। क्लियर है कि नहीं है। और अगर मैं बेटा ये हमारी डिस्प्लेसमेंट की इक्वेशन है, वेलोसिटी निकालना है तो क्या करेंगे dx अपॉन dt कर देते हैं, दैट इज इक्वल टू वेलोसिटी और ये कितना आ जाएगा 2t अपॉन 3 आ जाएगा। अब t इक्वल्स टू बेटा 0 पुट करेंगे तो ये आ जाएगा 0, ये आ जाएगा हाफ। मास कितना है बेटा 2। फाइनल वेलोसिटी कब बतानी है बेटा 2 सेकंड में, तो ये आ जाएगा 2 इंटू 2/3 माइनस, और बेटा यहाँ पे क्या आ जाएगा इसका स्क्वायर और नीचे वाले का भी क्या आ जाएगा स्क्वायर आ जाएगा। क्लियर। तो 2t/3 वी फाइनल माइनस वी इनिशियल। ठीक है, इतनी बात क्लियर है कि नहीं है। यहाँ पे बेटा टी भी रखा है तो उसको भी इंक्लूड करते हैं, एक बार फिर से लिख लेते हैं ये वाली इक्वेशन। तो ये आ जाएगा हाफ, मास कितना दिया गया है 2। फाइनल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी मतलब फर्स्ट 2 सेकंड बोले गए, तो यहाँ पे फाइनल वेलोसिटी कितनी आ जाएगी बेटा 2 इनटू टी कितने 2 सेकंड पे बोल रहा है अपॉन 3 और इसका स्क्वायर माइनस फर्स्ट 2 बोला है। तो बेटा 2 सेकंड तो आपने यहाँ बोल दिए और इनिशियल से ले रहे हैं क्योंकि 0 to 2 सेकंड बोल रहा है, यही तो होगा फर्स्ट 2 सेकंड। और फाइनल की जगह क्या आ जाएगा 2 इंटू 0 अपॉन 3 का होल स्क्वायर। तो ये पूरा टर्म क्या हो जाएगा बेटा 0, ये 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, अंदर क्या बचेगा बेटा 4 अपॉन 9 और 4 का यहाँ पे स्क्वायर करना पड़ेगा, तो ये कितना आ जाएगा बेटा 16 अपॉन 9 जूल। क्लियर है, ये हमारा वर्क डन आ जाएगा। ठीक है बच्चों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला सवाल हमारा कह रहा है a particle of mass 2 kg traveling along a straight line with a velocity of v equals to
a under root of x, where a is constant. The work done by the net force during the displacement of a particle from x equals to 0 to x equals to 4. ठीक है बेटा, 0 to 4 सेकेंड हमें निकालना है. तो वर्क डन किसके बराबर होगा बेटा? वर्क डन इज इक्वल्स टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी. तो वर्क डन इक्वल्स टू हाफ एम वी स्क्वायर माइनस हाफ एम यू स्क्वायर. तो यहां से बेटा हाफ, मास कितना दिया है 2 kg, ये कॉमन ले लिया. वेलोसिटी बेटा फाइनल जब आप रखोगे तो x की वैल्यू कितनी बोल रखा है? 4 मीटर पे बोला हुआ है. तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? a अंडर रूट के अंदर आ जाएगा 4 और इसका बेटा पूरे टर्म का होल स्क्वायर माइनस a इनिशियल क्या है 0, तो अंडर रूट ऑफ 0 का होल स्क्वायर. तो ये टर्म तो क्या हो जाएगा 0, 2 से 2 कैंसल आउट हो जाएगा, ये आ जाएगा 4a स्क्वायर. क्लियर है? तो हमारा ऑप्शन नंबर सी जो है दैट इज अवर करेक्ट आंसर, 4a स्क्वायर. क्लियर है बच्चों? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन. द पोजीशन x of a particle moving along x axis at a time t is given by t equals to under root of x plus 2, where x is in meter and t is in second. Find the work done by the force in first 4 सेकेंड. पहले 4 सेकेंड पे बेटा पूछा गया. तो एक काम करते हैं, इसको बेटा सबसे पहले अंडर रूट हटाते हैं. तो इसको क्या लिख सकता हूँ? t माइनस 2 इक्वल्स टू अंडर रूट एक्स. अब दोनों साइड स्क्वायर कर दूं तो स्क्वायरिंग बोथ साइड, तो ये हो जाएगा t माइनस 2 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू एक्स. इसको बेटा इक्वेशन को ओपन करूंगा तो ये हो जाएगा टी स्क्वायर प्लस 4 प्लस 2t इक्वल्स टू एक्स. और हमें निकालना क्या है? वर्क डन. तो वर्क डन इक्वल्स टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के बराबर है. तो बेटा यहाँ पे हमें वेलोसिटी की जरूरत पड़ेगी, तो वेलोसिटी निकाल लेते हैं. dx अपॉन dt क्या हमें वेलोसिटी की इक्वेशन दे देगा? तो ये आ जाएगा 2t प्लस 2. क्लियर है? और यहाँ पे हम लोग इसमें कॉमन भी ले सकते हैं, तो v इक्वल्स टू क्या लिख सकते हैं बेटा? 2 अगर मैं यहाँ पे कॉमन ले लू, ठीक है बेटा, इनिशियली हमें क्या दिया गया है? ये 4 आएगा, ये क्या आ जाएगा 4. ठीक है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab. यहाँ पे बेटा साइन माइनस का और आएगा, तो ये कितना हो जाएगा? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab इज इक्वल्स टू एक्स टी. और डिफरेंशिएट करेंगे तो v इक्वल्स टू टी स्क्वायर का हो जाएगा 2t. बेटा प्लस 4 तो 0 है, तो यहाँ पे आ जाएगा माइनस का 4. क्लियर है? अब 2 कॉमन ले सकते हैं, तो ये हो जाएगा t माइनस 2. क्लियर है? ये वेलोसिटी की इक्वेशन आ गई. तो वर्क डन इक्वल्स टू बेटा काइनेटिक एनर्जी में हाफ m तो कॉमन हो जाएगा आपका, और अंदर आ जाएगा फर्स्ट 4 सेकेंड बोल दिए, मतलब 0 to 4 सेकेंड्स. तो फाइनल टाइम कितना है? 4 सेकेंड. यहाँ पे अगर आप 4 रखोगे तो ये v कितना हो जाएगा? 2. अगर यहाँ पे बेटा v फाइनल स्क्वायर माइनस v इनिशियल स्क्वायर. क्लियर है? तो यहाँ पे बेटा अगर मुझे v फाइनल निकालना है तो ये हो जाएगा 2t माइनस 2. t कितना दिया है? 4 सेकेंड, तो 2 इंटू 4 माइनस 2 दैट इज 2 इंटू 2, तो 4 आ रहा है. तो ये कितना हो जाएगा? हाफ m 4 का स्क्वायर माइनस इनिशियल, इनिशियल मतलब 0 डाल दूं तो v इनिशियल क्या हो जाएगा? 2 इंटू 0 माइनस 2. तो v इनिशियल की वैल्यू कितनी हो जाएगी बेटा? यहाँ पे इनिशियल वेलोसिटी तो 2 इंटू 0, और यहाँ पे क्या आ जाएगा बेटा हमारा? माइनस का 4 आ जाएगा. ठीक है, तो यहाँ पे आप माइनस का 4 का होल स्क्वायर करोगे तो ये प्लस 4 हो जाएगा. तो ये हाफ m 16 माइनस, और ये क्या हो जाएगा? प्लस, और आगे माइनस का साइन है, तो वैल्यू हमारी क्या आ जाएगी? 16 माइनस 16 दैट इज 0. तो हमारा वर्क डन यहाँ पे कितना आ जाएगा फर्स्ट 4 सेकेंड में? दैट इज 0. क्लियर है बच्चों? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग. A uniform chain of length L and mass capital M is lying on a smooth table and one third of the length is hanging vertically down.
over the edge of the table. If g is the acceleration due to gravity, the minimum work required to pull the hanging part of the chain on a table is. बेटा ये टेबल दी गई है और टोटल लेंथ कितनी दी गई है इसकी, L दी गई है, और इसमें L/3 पार्ट, मान लो ये होगा L/3 पार्ट, ये बेटा लटका हुआ है, तो टोटल ये वाली लेंथ कितनी होगी 2L/3, और ये जो लटकी हुई लेंथ है ये कितनी हो जाएगी आप लोग की L/3। L/3 क्लियर है बेटा। आपसे फोर्स पूछा गया कितना लगेगा, दिस फोर्स इज इक्वल टू वर्क डन अगेंस्ट द ग्रेविटी। ठीक है, किसके अगेंस्ट काम करना पड़ेगा बेटा, ये जो लटकी हुई है। ठीक है, आप लोग जानते हैं कि L लेंथ में M मास है, तो यूनिट लेंथ में कितना हो जाएगा M/L। ठीक है, और हमें लेंथ कितनी दी गई है, L/3 में कितना मास हो जाएगा, M/3 हो जाएगा, M/3, और यहाँ पे क्या आ जाएगा बेटा, L लेंथ आ जाएगी और इनटू L, तो L से L कैंसिल आउट हो गया, तो L/3 में कितना मास आ गया बेटा, M/3 आ जाएगा। क्लियर है बच्चों। तो नेक्स्ट हमसे क्या पूछा गया, वर्क डन की वैल्यू। बेटा आप जानते हो पोटेंशियल एनर्जी के बराबर होगा, तो पोटेंशियल एनर्जी किसके बराबर होगा, M इंटू जी इंटू L, सेंटर ऑफ मास के बराबर। तो बेटा यही वर्क डन के बराबर है, तो W इक्वल्स टू मास कितना है, ये जो लटका हुआ है वो है M/3 इंटू जी इंटू LCM। बेटा ये जो लटका हुआ पार्ट है उसका सेंटर ऑफ मास कहाँ पे आ जाएगा, लटका हुआ जो मास है दैट इज L/3, और उसका आधा कितना हो जाएगा बेटा, L/3 इंटू 2। क्लियर है, ये इसका सेंटर ऑफ मास आ जाएगा। तो वर्क डन इक्वल्स टू M/3 इंटू जी इंटू L/3, 2 जा 6, तो वर्क डन कितना आ जाएगा बेटा यहाँ पे mgl/18। क्लियर है, 6 3 जा 18। तो आपका ऑप्शन नंबर जो डी होगा दैट इज द करेक्ट आंसर। क्लियर है बच्चों, चलिए आगे चलते हैं। टू बॉडीज ऑफ मास m1 एंड m2 हैविंग सेम काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी क्या दी गई है, सेम। द रेशियो ऑफ देयर मोमेंटम, मोमेंटम का रेशियो निकालना है, तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ वन इज इक्वल्स टू काइनेटिक एनर्जी ऑफ टू। ठीक है बेटा, काइनेटिक एनर्जी और मोमेंटम का रिलेशनशिप क्या होता है, मोमेंटम इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ 2m, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, काइनेटिक एनर्जी। क्लियर है, तो अगर मोमेंटम का फॉर्मूला देखूं तो ये हो जाएगा बेटा p²/2m इक्वल्स टू काइनेटिक एनर्जी। ये वाला रिलेशनशिप यहाँ पे रखता हूं, तो p1² अपॉन मास m1 m2 है, तो 2m1 इक्वल्स टू p2² अपॉन 2m2 हो जाएगा। क्लियर है बेटा, 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा। आपको रेशियो चाहिए मोमेंटम का, तो p1 अपॉन p2 इक्वल्स टू m1 अपॉन m2 के बराबर, और इनका स्क्वायर की वजह से ऊपर आ जाएगा अंडर रूट। क्लियर है, तो आपका ऑप्शन नंबर बी जो होगा दैट इज करेक्ट, ये वाला ऑप्शन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, इफ टू बॉडीज ऑफ मास m1 एंड m2, अब सेम मोमेंटम बोल दिया है, द रेशियो ऑफ काइनेटिक एनर्जी, तो आप बोल सकते हो बेटा p1 इक्वल्स टू p2 के बराबर। तो मोमेंटम को क्या लिख सकते हो बेटा, अंडर रूट 2m इंटू काइनेटिक एनर्जी, ये मास m1 आ जाएगा, और इसकी काइनेटिक एनर्जी k1 लिख लेते हैं, दैट इज इक्वल्स टू रूट टाइम्स ऑफ 2m2 इंटू काइनेटिक एनर्जी ऑफ 2। क्लियर है बेटा, अंडर रूट से अंडर रूट कैंसिल आउट हो जाएंगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड, और 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो ये जाएगा काइनेटिक एनर्जी ऑफ 1 अपॉन काइनेटिक एनर्जी ऑफ 2 इक्वल्स टू m2 अपॉन m1। क्लियर है, तो आपका ऑप्शन नंबर डी जो है दैट इज करेक्ट, ये वाला ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है बच्चों, चलिए नेक्स्ट, काइनेटिक एनर्जी ऑफ द बॉडी इज इंक्रीज बाय 44%, व्हाट इज द परसेंटेज इंक्रीज इन द मोमेंटम। बेटा काइनेटिक एनर्जी कितनी बढ़ा दी है, 44%। पहले मान लो अगर 1% थी बेटा, 44 मतलब पहले अगर 100 मान ले तो आप क्या वो 144 हो चुकी होगी,
और परसेंटेज के टर्म्स में रखेंगे तो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी इक्वल्स टू पी स्क्वायर अपॉन 2m के बराबर। तो अब हमने इंक्रीज कर दी है कितनी, 44%। तो ये क्या 1.4 टाइम्स ऑफ काइनेटिक एनर्जी हो जाएगी जो नई हुई है, दैट इज इक्वल्स टू पी डैश नया मोमेंटम अपॉन 2m। क्लियर है क्या बेटा? यहाँ पे मैं दोनों साइड 44% है तो ये एक और 4 बढ़ा लेते हैं अपन, ये हो जाएगा 1.44, ठीक है, परसेंटेज के टर्म्स में। बेटा इस साइड अगर मैं अंडर रूट भेजूंगा तो ये अंडर रूट आ जाएगा, तो दैट इज इक्वल्स टू 1.2 टाइम्स ऑफ काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल्स टू पी डैश अपॉन 2m। अगर अंडर रूट, और ये किस में आ जाएगा, अंडर रूट के अंदर। एक मिनट, इसको प्रॉपरली बेटा फिर से लिख देता हूं मैं। बेटा इसका मल्टीप्लाई इसमें कर देता हूं तो ये कितना हो जाएगा, 1.44 इंटू 2m इंटू काइनेटिक एनर्जी, और ये हो जाएगा पी डैश। बेटा स्क्वायर यहाँ भेजूंगा तो ये पूरे में अंडर रूट आ जाएगा, तो यहां से ये वाली टर्म को मैं बाहर ले लूं तो ये क्या हो जाएगा, 1.2 अंडर रूट ऑफ 2m इंटू के इक्वल्स टू पी डैश। क्या बेटा ये वाला आपका मोमेंटम जो है, अगर इसका इसमें मल्टीप्लाई कर दूं तो ये हो जाएगा काइनेटिक एनर्जी इंटू 2m इक्वल्स टू पी स्क्वायर, ठीक है। अंडर रूट भेजूंगा तो ये हो जाएगा अंडर रूट ऑफ 2m काइनेटिक एनर्जी इक्वल्स टू पी के बराबर। मतलब आपकी जो नया पी डैश होगा, ये क्या पुराना वाला मोमेंटम बेटा सेम है, तो मैं लिख सकता हूं न्यू मोमेंटम इज 1.2 टाइम्स ऑफ पुराना वाला मोमेंटम। क्लियर है, ये रिलेशनशिप आ जाएगा यहां से। अब मुझे क्या निकालना है, परसेंटेज चेंज। तो कैसे लिखूंगा, फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम डिवाइडेड बाय इनिशियल मोमेंटम अपॉन 100, इनिशियल मोमेंटम इनटू 100। क्लियर है, तो बेटा नया मोमेंटम क्या है, 1.2 पी माइनस पी अपॉन पी इनटू क्या आ जाएगा बेटा 100। तो इससे बेटा ये कैंसल आउट हो जाएंगे, तो 1.2 माइनस 1 इंटू 100, तो ये हो जाएगा 0.2 इंटू 100। तो यहाँ पे आ जाएगा बेटा न्यू चेंज इन मोमेंटम दैट इज 20%। क्लियर है, तो आपका ऑप्शन नंबर बी जो होगा दैट इज करेक्ट, ठीक है। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। द मोमेंटम ऑफ अ बॉडी इज इंक्रीज बाय 200%, इट्स काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज बाय। अब बेटा मोमेंटम हमने 200 गुना बढ़ा दिया है, तो नया मोमेंटम बेटा पुराना वाला अगर 100% मानो और 200 और बढ़ा दिया है तो 3 टाइम्स बढ़ जाएगा, तो नया मोमेंटम पुराने वाले के 3 गुना हो गया। और काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला अगर हम देखें तो काइनेटिक एनर्जी इक्वल्स टू क्या होता है बेटा, पी स्क्वायर अपॉन 2m। तो न्यू जो मोमेंटम लेंगे हम लोग, तो यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी भी न्यू आ जाएगी, तो के डैश मान लेते हैं हम लोग। तो के डैश की वैल्यू क्या आ जाएगी, काइनेटिक एनर्जी न्यू इक्वल्स टू, अब बेटा मोमेंटम कितना बढ़ गया, 3 टाइम्स ऑफ पुराना वाला मोमेंटम डिवाइडेड बाय 2m। तो काइनेटिक एनर्जी न्यू क्या आ जाएगी, 9 पी स्क्वायर अपॉन 2m। अगर मुझे परसेंटेज चेंज निकालनी है तो न्यू काइनेटिक एनर्जी फाइनल माइनस इनिशियल अपॉन इनिशियल इनटू 100 आ जाएगा यहाँ पे। क्लियर है, तो यहाँ पे कितना दिया गया बेटा, फाइनल कितना है, 9 पी स्क्वायर अपॉन 2m माइनस पी स्क्वायर बाय 2m अपॉन पी स्क्वायर अपॉन 2m इंटू 100। क्लियर है बेटा, ये 2m कैंसल आउट हो जाएगा, ये पी स्क्वायर कैंसल आउट हो जाएगा, 8 माइनस 1 इंटू 100 दैट इज 9 माइनस 1। क्या आ जाएगा बेटा यहाँ पे, 9 माइनस 1 इंटू 100, तो ये आ जाएगा 800%। क्लियर है, तो ऑप्शन नंबर डी जो होगा दैट इज करेक्ट। क्लियर है बच्चों, चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है,
ऑब्जेक्ट ए वेट mg सस्पेंडेड बाय द middle of the rope whose end are at the same level. The rope is no longer horizontal. The minimum tension required to straighten the rope. ठीक, मान लीजिए बेटा एक सिनेरियो दिया गया है, एक मास को इस तरीके से हैंग किया गया है, और ये इसका सेंटर पॉइंट मान लीजिए, ये मास कितना है बेटा m, तो ये एंगल कितना दिया गया है, दिस इज थीटा एंड दिस इज आल्सो थीटा, ठीक है, और ये टेंशन T और ये टेंशन T। आपसे पूछा गया है कि इसको कितनी मिनिमम टेंशन रिक्वायर्ड टू स्ट्रेट द रोप, मतलब ये रोप को हम बिल्कुल सीधा कर लें कुछ इस तरीके से, ये M है, ये टेंशन T है और ये टेंशन T है, ये रोप बिल्कुल स्ट्रेट हो जाए। क्लियर है? तो अगर बेटा इस पॉइंट पे अगर आप कंपोनेंट देखोगे तो ये क्या हो जाएगा, T साइन थीटा, और ऊपर वाला क्या हो जाएगा, T कॉस थीटा। सेम बेटा इसका कंपोनेंट देखोगे तो ये क्या हो जाएगा, T साइन थीटा, और ऊपर वाला कंपोनेंट हो जाएगा T कॉस थीटा, और नीचे क्या आ जाएगा हमारा mg। तो बेटा ये हॉरिजॉन्टल फोर्सेस तो बैलेंस आउट हो जाएंगे। ऊपर वाली अगर फोर्स की बात की जाए तो ये हो जाएगा 2t cos थीटा इक्वल्स टू mg के बराबर, तो यहां से बेटा t इक्वल्स टू mg अपॉन 2 cos थीटा, ये हो जाएगा। क्लियर? अगर थीटा की बात की जाए तो थीटा यहां पे हम लोग वैल्यू बात किसकी कर रहे हैं बेटा, टेंशन की वैल्यू क्या हो जाए, मिनिमम हो जाए, और हम लोग चाहते हैं बेटा ये हमारा हॉरिजॉन्टल से जो पहले एंगल थीटा बन रहा था, अगर बिल्कुल स्ट्रेट हो जाएगा तो ये एंगल कितना बनेगा, थीटा 90 डिग्री। आप यहाँ पे अगर 90 डिग्री की वैल्यू पुट करोगे तो t इक्वल्स टू एम जी अपॉन 2 कॉस 90 डिग्री आएगा, और बेटा cos 90 की वैल्यू क्या होती है हमारी, दैट इज 0, और अगर नीचे की वैल्यू 0 आ गई बेटा, समथिंग डिवाइडेड बाय 0, तो ये क्या हो जाता है, इनफाइनाइट। क्लियर है? तो हमें इनफाइनाइटली लार्ज फोर्स चाहिए होगी तब जाकर के ये रॉड स्ट्रेट होगी, अदरवाइज एक हल्का सा जो बैंड है जहां पे मास है वहां पे वो आएगा जरूर, कितना भी आप टाइट कर लो। क्लियर है कि नहीं है? बहुत लार्ज अमाउंट ऑफ फोर्स की रिक्वायरमेंट होगी कि बिल्कुल स्ट्रेट हो जाए हमारी रोड। ठीक है बच्चों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला सवाल क्या कह रहा है, two masses of 10 kg and 20 kg respectively are connected by a massless spring as shown in figure. A force of 200 Newton acts on 20 kg mass. ठीक है? At the instant shown, 10 kg has an acceleration of 12 meter per second square towards right. The acceleration of 20 kg mass at this instant, बेटा इसका acceleration हमें निकालना है। क्लियर है कि नहीं है? बेटा इसको जो आगे ले जा रहा होगा वो क्या, स्प्रिंग फोर्स ले जा रहा होगा, और इसको जो रोक रहा होगा वो कौन रोक रहा होगा बेटा, स्प्रिंग फोर्स। क्लियर है? तो अगर इक्वेशन लिखूंगा तो स्प्रिंग फोर्स इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन, मास कितना है 10, एक्सेलरेशन कितना है 12, दैट फोर्स इज 120 न्यूटन, ये आ जाएगा। और अब अगर 20 केजी का फ्री बॉडी डायग्राम देखें तो आगे कितनी फोर्स लग रही है, 200, पीछे बेटा स्प्रिंग फोर्स क्या है, एक्शन रिएक्शन फोर्सेस हैं, तो पीछे क्या लग रहा होगा 120 न्यूटन, और आगे क्या हो रहा होगा, क्योंकि फोर्स आगे वाली बड़ी है तो ए एक्सेलरेशन आगे। तो इक्वेशन क्या लिख सकता हूं, 200 माइनस 120 इक्वल्स टू 20 न्यूटन, 20 इंटू ए। क्लियर है? तो बेटा यहां से आप माइनस करोगे तो ये कितना आ जाएगा, 80 इक्वल्स टू 20 इंटू ए, 0 से 0, इससे बेटा ये 4 टाइम्स, तो 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आ जाएगी आपके एक्सेलरेशन की वैल्यू। क्लियर है? ऑप्शन नंबर बी जो है दैट इज करेक्ट। क्लियर है बच्चों? अगले सवाल की तरफ जाते हैं। इन द फिगर गिवन बिलो विथ व्हाट एक्सेलरेशन डज द ब्लॉक ऑफ मास स्मॉल m विल मूव। बेटा इसका एक्सेलरेशन पूछा गया। क्या बेटा इस पूरे को मैं एक सिस्टम मान लूं, क्योंकि यहाँ पे टेंशन आ रहा होगा, जो इक्वल और अपोजिट होगा तो वो कैंसिल आउट हो जाएगा,
और मुझे लगेगा ये टोटल मास कितना है इसका 5 है, तो नीचे क्या आ जाएगा बेटा फोर्स दैट इज 5 mg, और ऊपर क्या आ रहा है टेंशन T, इधर पे फोर्स क्या आ जाएगा बेटा mg। एक्सेलरेशन का अगर फॉर्मूला देखें तो नेट फोर्स कितना आ जाएगा 5 mg माइनस mg अपॉन टोटल मास कितना आ जाएगा आपका 6m। क्लियर है? तो यहाँ पे बेटा आप अगर माइनस करेंगे तो ये कितना हो जाएगा दैट इज 4mg अपॉन 6m, m से m कैंसिल आउट हो गया, और ये कितना आ जाएगा बेटा 2/3 ऑफ g मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। क्लियर है? ऑप्शन नंबर सी जो रहेगा दैट इज अवर करेक्ट आंसर। क्लियर है बच्चों? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है T1 एंड T2 इन द गिवन फिगर। बेटा T1 और T2 निकालना है, ये T1 है ये T2 है। बेटा क्या पूरे ब्लॉक को एक सिस्टम मान लो, तो मुझे ये लगेगा कि टोटल मास कितना है दैट इज 15 kg, और आगे जो फोर्स लग रही है वो 120 न्यूटन की लग रही है, और इसका एक्सेलरेशन a। तो F इक्वल्स टू m इंटू a, तो फोर्स कितना लग रहा है 120, मास कितना है 15 इक्वल्स टू a। तो यहां से हमारी एक्सेलरेशन की जो वैल्यू आ जाएगी दैट इज a इक्वल्स टू 8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। क्लियर है कि नहीं है? अब नेक्स्ट हमारा क्या रह जाता है, नेक्स्ट हमें बेटा वैल्यू निकालनी है इसकी टेंशन की। अगर 7 kg का ब्लॉक देखें, एक्सेलरेशन तो सेम रहेगा, तो 7 kg के ब्लॉक को एक्सेलरेशन जो आगे की तरफ मिल रहा है दैट इज 8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और इसको आगे कौन ले जा रहा है बेटा T2। तो क्या आ जाएगा F इक्वल्स टू m इंटू a, तो यहाँ पे टेंशन क्या आ जाएगा T2, मास कितना है 7, एक्सेलरेशन कितना है 8, तो 7 इंटू 8 दैट इज 56 न्यूटन। क्लियर है? किसकी वैल्यू आ गई T2, आप ऑप्शन मैच कर सकते हैं, तो T2 क्या आ रहा है 56 न्यूटन, ऑप्शन नंबर सी में आ रहा है, तो हमारा ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है? चाहे तो आप T1 भी निकाल सकते हो, अदरवाइज टिक करके आगे बढ़ सकते हो कि यहाँ पे आपका T1 फोर्स लग रहा है, पीछे क्या लग रहा है T2 जिसकी वैल्यू आप 56 न्यूटन निकाल चुके हो, आगे क्या आ रहा होगा बेटा एक्सेलरेशन A जिसकी वैल्यू 8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है। ठीक है? F इक्वल्स टू एम ए, तो T1 माइनस 56 इक्वल्स टू मास कितना दिया है बेटा, ये वाला 5 kg का है, तो ये हो जाएगा 5 इंटू 8, तो T1 इक्वल्स टू 56 प्लस 40, तो ये आ जाएगा 96 न्यूटन। क्लियर है? चलिए, तो ये सी ऑप्शन करेक्ट है। अब हम आगे चलते हैं। अगला सवाल बेटा कह रहा है इन द अरेंजमेंट शो द मास m विल असेंड विद एन एक्सेलरेशन ऑफ। बेटा इसका ये जो मास m है इसका एक्सेलरेशन पूछा गया, तो F इक्वल्स टू m इंटू a, तो a इक्वल्स टू क्या आ जाएगा बेटा F नेट अपॉन मास m। नेट फोर्स बेटा इसका क्या लग रहा होगा mg, ये कितना लग रहा होगा 3/2g, कौन बड़ा है बेटा 3 डिवाइडेड बाई 2 दैट इज 1.5, तो ये आ जाएगा 1.5 ऑफ mg माइनस mg अपॉन टोटल मास कितना है बेटा m है, तो m कैंसिल आउट हो गया बेटा, 1.5g माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा 0.5g, जिसे क्या लिख सकते हो पॉइंट हटाया नीचे 10, तो ये g अपॉन 2। क्लियर है कि नहीं है? तो आपका जो ऑप्शन नंबर बी है g/2 दैट इज द करेक्ट आंसर। क्लियर है बच्चों? चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा हमारा कह रहा है अ यूनिफॉर्म रॉड ऑफ मास m एंड लेंथ कैपिटल L इज फिक्स्ड एज its upper end vertically from the rigid support, then the tension in the rope of length L from the rigid support is x। बेटा मान लो ये आपका एक रिजिड सपोर्ट है और इससे ये L लेंथ ये रोप लटकी हुई है, टोटल लेंथ कितनी दी गई है L, और आपसे ये पूछा है किसी I डिस्टेंस पे या किसी L स्मॉल L डिस्टेंस पे आपको बेटा इधर पे टेंशन निकालनी है। क्लियर है?
तो सबसे पहले बेटा ये देखो कि टोटल एल लेंथ में मास कितना है, कैपिटल है, तो एल लेंथ में मास कितना है, कैपिटल है, तो यूनिट लेंथ में कितना हो जाएगा, m बाई एल हो जाएगा। क्या हमें बेटा ये जो पार्ट नीचे टंगा हुआ है इसके मास को क्या हम लोग m डैश बोल सकते हैं, क्लियर है। तो अगर इसको हम देखेंगे तो बेटा ये m डैश मास नीचे क्या फोर्स लगाएगा, दैट इज m डैश इंटू जी के बराबर, क्लियर। और ऊपर क्या लग रहा होगा, इसके टेंशन, क्योंकि इक्विलिब्रियम में है तो T इक्वल्स टू m डैश इंटू जी के बराबर हो जाएगा। अब हमें m डैश की वैल्यू निकालनी है। अगर बेटा टोटल लेंथ l है और ये वाली लेंथ l है तो बचा हुआ लेंथ कितनी हो जाएगी, क्या कैपिटल L माइनस स्मॉल l हो जाएगी। तो यूनिट लेंथ में अगर m बाई एल मास है तो बेटा ये वाली लेंथ में कितना हो जाएगा, m बाई एल इंटू ये लेंथ l माइनस एल, क्लियर है। ये किसकी वैल्यू हो जाएगी, m डैश की। तो m डैश की वैल्यू आप यहाँ पे पुट कर सकते हो, तो t की वैल्यू कितनी आ जाएगी, कैपिटल m बाई एल, l माइनस एल इंटू जी के बराबर, क्लियर है, क्योंकि ये किसमें बेटा, इक्विलिब्रियम में। ऑप्शन हम मैच कर सकते हैं, तो ऑप्शन हमारा क्या आ जाएगा बेटा, ऑप्शन नंबर बी जो रहेगा दैट इज द करेक्ट आंसर, क्लियर है बच्चों। चलिए अगला सवाल कह रहा है, इन द अरेंजमेंट शोन टेंशन T2 इज, बेटा T2 टेंशन निकालनी है हमें। अगर इसका फ्री बॉडी डायग्राम देखें तो ये हमारा T2 है, तो इसका बेटा एक कंपोनेंट ये आ जाएगा, अगर ये 30 है तो ये भी 30 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा T2 cos 30। और अगर ये वाला बेटा 60 डिग्री है तो ये भी 60 डिग्री हो जाएगा, तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, T1 cos 60 डिग्री, क्लियर है कि नहीं। ऊपर बेटा कंपोनेंट नीचे cos का आ जाएगा, ऊपर क्या आ जाएगा आपका साइन का, तो एक आ जाएगा T1 साइन 60 डिग्री और एक आ जाएगा T2 साइन 30 डिग्री, क्लियर है कि नहीं है। यहाँ पे बेटा अगर हॉरिजॉन्टल फोर्सेस को देखें तो T1 cos 60 डिग्री इक्वल्स टू T2 cos 30 डिग्री। तो T1 cos 60 की वैल्यू कितनी होती है बेटा, 1/2 इंटू 2 cos 30 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, √3/2। इससे ये कैंसल आउट हो गया, T1 इक्वल्स टू √3 टाइम्स ऑफ T2। ये हमारा क्या आ गया बेटा, T1 और T2 में रिलेशनशिप आ जाएगा। अगर ऊपर की बात करें तो नीचे क्या लग रहा होगा बेटा, mg दैट इज 100, यहाँ पे t, यहाँ पे t, तो इसका बेटा टेंशन क्या जा रहा होगा, 2t, और यहाँ पे ये 2t इसको बैलेंस कर रहा होगा, क्लियर है। तो यहाँ पे बेटा हम लोग लिख सकते हैं कि t इक्वल्स टू टेंशन की वैल्यू क्या 100 न्यूटन के बराबर है। तो ऊपर वाली फोर्सेस के बारे में देखें तो ऊपर क्या लग रहा होगा बेटा, T1 साइन 60 डिग्री और दूसरा फोर्स है T2 साइन 30 डिग्री, और नीचे इसको कौन बैलेंस कर रहा होगा बेटा, 2 इंटू टी, टी की वैल्यू 100 है तो नीचे फोर्स क्या आ रहा होगा, 200 न्यूटन। इक्वेशन लिख सकते हैं, T1 क्योंकि इक्विलिब्रियम में है तो T1 साइन 60 डिग्री प्लस T2 साइन 30 डिग्री इक्वल्स टू क्या 200 न्यूटन के बराबर होगा। अब यहाँ पे बेटा T1 की वैल्यू आपको T2 टेंशन निकालना है, तो यहाँ पे T1 की वैल्यू लिख सकता हूँ √3 टाइम्स ऑफ T2, साइन 30 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, √3/2 प्लस T2 इंटू 1/2 इक्वल्स टू 200 न्यूटन, क्लियर है बेटा। √3 इंटू √3 क्या हो जाएगा, 3, तो ये हो जाएगा 3T2/2 प्लस T2/2 इक्वल्स टू 200 न्यूटन। इसका बेटा एलसीएम लेंगे तो ये जाएगा 4T2/2 इक्वल्स टू 200 न्यूटन। बेटा इससे ये 2 टाइम्स चला गया और 2 से ये 100 टाइम्स चला गया, तो T2 की आपकी जो वैल्यू आ रही है दैट इज 100 न्यूटन, क्लियर है। ऑप्शन नंबर ए जो होगा दैट इज करेक्ट, ऑप्शन नंबर बी जो होगा दैट इज करेक्ट, 100 न्यूटन हमारा आंसर होगा, क्लियर है बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला सवाल हम कह रहा है, इफ पुली शोन इन द फिगर डायग्राम आर स्मूथ एंड मासलेस, A1 and A2 are the acceleration of block 4 kg and 8 kg.
बेटा इसका क्या है A1 और इसका एक्सेलरेशन क्या दिया गया A2। देन A1 और A2 के बीच में रिलेशनशिप फाइंड आउट करना है। बेटा नीचे क्या लग रहा होगा 40 न्यूटन, ऊपर क्या लग रहा होगा टेंशन T, इधर पे टेंशन T, इधर पे टेंशन T, तो इधर पे बेटा टेंशन कितना आ रहा होगा 2T आ रहा होगा। क्लियर है, और ये एक्सेलरेशन। ठीक है, अब अगर इक्वेशन देखूं बेटा तो ये आ जाएगी 40 माइनस टी इक्वल्स टू 4A1, और ऊपर वाली इक्वेशन देखूंगा दैट इज 2T इक्वल्स टू 8A2। क्लियर है, ये दो इक्वेशन आएंगे हमारे। अब बेटा यहां से हम लोग क्या कर सकते हैं, टेंशन की इक्वेशन निकाल सकते हैं दोनों को सॉल्व करके। ठीक है बेटा, यहाँ पे अब हमारे पास क्या हो चुका है कि हमारे पास तीन इक्वेशंस हैं। हमारे पास इक्वेशन कितनी है, इक्वेशन 2 है, और हमारे पास अननोन कितने हैं 3। क्लियर है, तो हम कैसे सॉल्व करेंगे बेटा, कंस्ट्रेंट इक्वेशन लगा सकते हैं। ठीक है, कंस्ट्रेंट में हमने सीखा एक्सेलरेशन ऑफ पुली इक्वल्स टू A1 प्लस A2/2, ये कंस्ट्रेंट की बेटा इक्वेशन है। अगर हम इस पुली के ऊपर ध्यान दें तो बेटा ये पुली कहाँ जा रही है, नीचे की तरफ जा रही है, क्योंकि ये नीचे की तरफ किससे जा रहा है बेटा A1 से, तो ये आगे किससे जा रहा होगा A1 से। क्लियर है, और ये वाला पॉइंट कैसा है बेटा, इसको अगर मैं पॉइंट ये वाला फिक्स्ड है तो इसका एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा 0, और ये बेटा किसके बराबर हो जाएगा, एक्सेलरेशन ऑफ पुली, मतलब A2 इक्वल्स टू A1 प्लस 0 डिवाइडेड बाई 2। मतलब यहां से हम लिख सकते हैं एक्सेलरेशन ऑफ पुली की जो इक्वेशन आ गई है हमारी, इसमें इसका मल्टीप्लाई कर दीजिए तो A1 इक्वल्स टू 2A2। क्लियर है, तो हमसे सिर्फ कंस्ट्रेंट एक्सेलरेशन का रिलेशनशिप पूछा है तो ये आ जाएगा। अगर A1 और A2 की वैल्यू अगर पूछता तो अब हमारे पास इक्वेशन कितनी आ गई है, तीन इक्वेशन आ गई, ये आ गई 1, ये आ गई 2, और ये हमारी 3। तीन इक्वेशन, तीन अननोन। अब A1 और A2 अगर बोला जाता कि हमसे कि निकाल के बताइए तो हम वो भी निकाल सकते हैं। क्लियर है, हमसे सिर्फ रिलेशनशिप पूछा गया तो A1 इक्वल्स टू 2A2 के बराबर है। क्लियर है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है फिगर शोज अ यूनिफॉर्म रॉड ऑफ लेंथ 30 सेंटीमीटर हैविंग अ मास 3 kg. The rod is pulled by a constant force of 20 Newton and 32 as shown in figure. Find the force exerted by 20 centimeter part of the rod on 10 centimeter. बेटा इस पॉइंट पे आपको फोर्स निकालनी है, तो बेटा ये दिया गया है रॉड, तो फोर्स कौन सी आ रही होगी, टेंशन। क्लियर है, सबसे पहले बेटा सिस्टम का एक्सेलरेशन निकाल लेते हैं। अगर हम इसको देखें तो बेटा इस साइड कितना फोर्स लग रहा है 32 न्यूटन, और इस साइड कितना फोर्स लग रहा है दैट इज 20 न्यूटन। क्लियर है, तो एक्सेलरेशन बेटा बड़ी फोर्स ये है तो एक्सेलरेशन इस साइड आ जाएगा, एफ नेट इक्वल्स टू एम इनटू ए। तो नेट फोर्स हमें कितना दिया गया है बेटा 32 माइनस 20 डिवाइडेड बाय मास कितना दिया गया है 3 kg इक्वल्स टू ए, तो ये कितना आ जाएगा बेटा 12 डिवाइडेड बाय 3, तो हमारा जो आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। दैट इज द एक्सेलरेशन ऑफ द सिस्टम। ठीक है, अब आपको बेटा इस पॉइंट पे टेंशन निकालना है। सबसे पहले बेटा ये रॉड के पास क्या है, मास है। क्लियर है, और कैसी है, यूनिफॉर्म रॉड है, 30 सेंटीमीटर में 3 kg है, 30 सेंटीमीटर मास में लेंथ में कितना है बेटा 3 kg। मतलब अगर मैं इसको बेटा डिवाइड करूं तो क्या मैं ये बोल सकता हूं कि 10 सेंटीमीटर में 1 kg होगा, 10 सेंटीमीटर मास में कितना होगा बेटा 1 kg होगा, 1 kg। तो किसी का भी फ्री बॉडी डायग्राम मान लो हम इसका ले लेते हैं 20 का, तो ये कितना है 20 सेंटीमीटर। अगर 10 सेंटीमीटर में 1 kg है तो 20 सेंटीमीटर में कितना हो जाएगा 2 kg। इधर पे कितना फोर्स लग रहा है बेटा 32 न्यूटन, इधर पे टेंशन टी हमें निकालना है, एक्सेलरेशन इधर दिया गया है दैट इज 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। क्लियर है,
नेट फोर्स इक्वल्स टू m इंटू ए, तो 32 माइनस टी इक्वल्स टू मास कितना है 2, एक्सेलरेशन कितना है 4, तो 32 माइनस 8 इक्वल्स टू टेंशन, 32 माइनस 8, तो टेंशन की वैल्यू कितनी आ जाएगी बेटा 24 न्यूटन। क्लियर? तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, दैट इज 24 न्यूटन। क्लियर है? चलिए अगला सवाल कह रहा है बेटा, अ बुलेट ऑफ मास 4 ग्राम इज फायर्ड from a gun of mass 10 kg if the velocity of the bullet is 400 meter per second, the recoil velocity of the gun will be। recoil velocity निकालना है बेटा। क्या यहाँ पे मोमेंटम कंजर्वेशन लगा सकते हैं, p इनिशियल इक्वल्स टू p फाइनल। इनिशियली क्योंकि बेटा बुलेट और गन दोनों रेस्ट पे, तो इनिशियल मोमेंटम क्या आ जाएगा 0। फाइनल मोमेंटम की बात करें तो किसके बराबर है बेटा, फाइनल मोमेंटम में एक तो मोमेंटम आएगा बुलेट का, तो वो किसके बराबर होगा बेटा, m इंटू वी। ये b किसका है बेटा, बुलेट का, प्लस एक मोमेंटम किसका आएगा बेटा, गन का, तो 10, इसकी वेलोसिटी हमें निकालनी है। क्लियर है? तो क्योंकि बेटा मोमेंटम कंजर्वेशन होगा, जो इनिशियल मोमेंटम होगा वही फाइनल, तो फाइनल मोमेंटम क्या हो जाएगा 0। मास कितना है 40 ग्राम है बुलेट का, केजी में कन्वर्ट करो तो 40 डिवाइडेड बाय 1000 हो जाएगा, इनटू वी वेलोसिटी। वेलोसिटी कितनी दी गई है बेटा 400, प्लस 100 इंटू ये वी हमें निकालना है। ठीक है, तो बेटा ये कैंसल आउट हो जाएंगे, 1 2 3। क्लियर है? ये 16 आप इस साइड भेजोगे तो ये हो जाएगा माइनस का 16 इक्वल्स टू 10 वी। तो वेलोसिटी आ गई है गन की, दैट इज माइनस का 1.6 मीटर पर सेकेंड। मतलब जिस डायरेक्शन में बुलेट जा रही है उसके अपोजिट डायरेक्शन में गन का रिकॉइल होगा। क्लियर है? तो आपका ऑप्शन नंबर बी जो होगा दैट इज करेक्ट, 1.6 अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ बुलेट। क्लियर है बच्चों? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, a cracker rocket is ejecting gas at the rate of 0.05 kg per second with a velocity of 400 meter per second. The accelerating force on the rocket is, क्या बताना है accelerating force, क्योंकि बेटा यहाँ पे मास चेंज हो रहा है, kg पर सेकेंड दिया गया है, तो F इक्वल्स टू क्या v dm by dt। क्लियर है? मास फ्लो रेट, तो वेलोसिटी कितनी है 400, dm by dt कितना है बेटा 0.05, तो आपकी वैल्यू आ जाएगी 20 न्यूटन। क्लियर है? ऑप्शन नंबर बी जो होगा दैट इज करेक्ट। अगला सवाल बेटा जो कह रहा है दैट इज, अ रॉकेट ऑफ मास 5700 kg ejects mass at the constant rate of 15 kg per second with a constant speed of 12 km per second. The acceleration of the rocket after 1 minute of the blast। एक्सेलरेशन बताना है बेटा 1 मिनट बाद। तो बेटा आपका फोर्स का जो फॉर्मूला है दैट इज v dm बाई dt मास फ्लो रेट, माइनस नीचे जो फोर्स लग रहा होगा रेजिस्टेंस वो mg आ जाएगा। मास फ्लो रेट अगर बेटा 1 मिनट बाद मैं मास देखूं, मास आफ्टर 1 मिनट, तो बेटा मास इनिशियल कितना था 5700, बेटा जो फ्लो हो रहा है वो कितना हो रहा है 15 kg पर सेकेंड, तो 1 मिनट में कितना कितना हो जाएगा बेटा 60 सेकेंड, तो 15 इंटू 60। क्लियर है? इसको आप माइनस करोगे तो ये आ जाएगा 4800। क्लियर है? केजी। ये आ गया बेटा आपका मास। अब इस वैल्यू को आप एफ में रख दो, फोर्स पता चल जाएगा। एफ इक्वल्स टू वेलोसिटी कितनी है बेटा 12 किलोमीटर में है, तो 10 की पावर 3। ठीक है, और यहाँ पे क्या आ जाएगा dm बाई dt कितना दिया गया है 15, माइनस m कितना निकाला आपने 1 मिनट बाद, वो है 4800 इंटू जी की वैल्यू कितनी आ जाएगी 10। बेटा इसको सॉल्व करोगे तो फोर्स F इक्वल्स टू क्या होता है m इंटू ए, तो a इक्वल्स टू क्या आ जाएगा F बाई m। तो फोर्स बेटा ये पूरी वैल्यू फोर्स की है दैट इज 12,000 इंटू 15 माइनस 48,000 डिवाइडेड बाय मास 4800। क्लियर है? बेटा इसको सॉल्व करोगे तो आपका एक्सेलरेशन आ जाएगा लगभग 2.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर।
क्लियर है? ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कह रहा है a metallic chain of 1 meter long lies on a horizontal table. The chain starts sliding on the table if 25 centimeter or more of it hangs over the edge of the table. The correct value of coefficient of friction between the table and the chain. क्या बेटा 1 मीटर लॉन्ग है, अगर 25 सेंटीमीटर मतलब अगर टोटल लेंथ में एल ले लो तो जो लटकी हुई लेंथ है दैट इज 25 सेंटीमीटर। तो ऊपर बची हुई लेंथ कितनी हो गई बेटा? दैट इज 75 सेंटीमीटर। क्लियर है? और मैं इसको ऐसे भी समझ सकता हूं कि अगर टोटल लेंथ एल है तो ये एल का 1/3 पार्ट है, मतलब L/3 पार्ट ये है, और बचा हुआ कितना हो जाएगा बेटा? 2L/3। ये वाला पार्ट ये हो जाएगा। क्लियर है कि नहीं है? और अगर टोटल हम लोग L लेंथ ले रहे हैं तो बेटा इसको L/4 में ले लो, कन्वर्ट कर लो। ठीक है, ये हो जाएगा L/4 और ये हो जाएगा 3L/4। तब भी वैल्यू क्या रहेगी? सेम। बस 75 और 25 का रेशियो सेम रहेगा। क्लियर है? तो अब बेटा यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि हमारा जो पार्ट नीचे लटका हुआ है, तो L लेंथ में अगर M मास है तो यूनिट लेंथ में कितना हो जाएगा? M/L हो जाएगा। तो L/4 जो पार्ट लटका हुआ है बेटा, इसके मास की वैल्यू कितनी हो जाएगी? दैट इज इक्वल्स टू M/4 हो जाएगी। और ये जो मास रखा हुआ है उसकी जो मास की वैल्यू हो जाएगी दैट इज 3M/4। क्लियर है? तो बेटा यहाँ पे क्या लग रहा है, क्योंकि ये सरफेस पे फ्रिक्शन आ रहा होगा F और इसका कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन क्या है? म्यू। तो नीचे क्या लग रहा होगा? इसमें mg इधर और इसका mg इधर। क्लियर है? इसमें mg इधर आ रहा होगा तो बेटा नॉर्मल ऊपर की तरफ आ रहा होगा। क्लियर है? तो रोकने वाला फोर्स क्या हो जाएगा? F लिमिटिंग, दैट इज ले जाने वाला फोर्स किसके बराबर है बेटा? m इंटू जी। F मैक्सिमम, F मैक्सिमम किसके बराबर होगा? म्यू इंटू एन। और बेटा mg जो लटका हुआ मास है वो कितना है? M/4 इंटू जी। क्या आ जाएगा बेटा? M/4 इंटू जी के बराबर। तो ये आ जाएगा म्यू। नॉर्मल की वैल्यू कितनी है बेटा? यहाँ पे m इंटू जी और मास की वैल्यू कितनी है? 3M/4। ये हो जाएगा 3M/4 इक्वल्स टू M/4 इंटू जी के बराबर। बेटा 4 कैंसिल आउट, m से m कैंसिल आउट हो जाएगा। क्लियर है? ये बेटा g भी लग रहा होगा इसमें, ये मास की वैल्यू है, तो g से g कैंसिल आउट, म्यू की वैल्यू आ जाएगी 1/3। क्लियर है? तो हमारा ऑप्शन नंबर ए जो हो जाएगा दैट इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। बेटा अगला सवाल कह रहा है अ ब्लॉक ऑफ mass m placed on an inclined plane of angle of elevation theta down the plane with a constant velocity. The coefficient of kinetic friction between the block and the inclined plane. क्लियर है? हमें कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन की वैल्यू बतानी है किस किस के बीच में बच्चों? ब्लॉक के बीच में और इंक्लाइंड प्लेन के बीच में। अगर बेटा इस सरफेस को हम थीटा पे इंक्लाइन मान ले और इधर पे कोई ब्लॉक है जो कांस्टेंट वेलोसिटी से जा रहा है, मतलब एक्सेलरेशन क्या हो गया? 0। तो नीचे की तरफ जो फोर्स आ रहा है दैट इज mg sin थीटा। क्लियर? और यहाँ पे बेटा इसको जो रोक रहा होगा दैट इज म्यू mg cos थीटा के बराबर होगा, क्योंकि नीचे क्या लग रहा होगा? mg, और ये क्या लग रहा होगा बेटा? mg cos थीटा, और ऊपर क्या आ रहा होगा? नॉर्मल। क्लियर है?
अगर एक्सेलरेशन जीरो है दैट मीन्स नेट फोर्स इज जीरो, तो मैं बोल सकता हूँ एम जी साइन थीटा म्यू एम जी कॉस थीटा के बराबर हो जाएगा। तो ये लिख सकता हूँ एम जी साइन थीटा इज इक्वल्स टू म्यू एम जी कॉस थीटा के बराबर। क्लियर है? एम जी से एम जी कैंसल आउट हो जाएगा, कोफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन बताना है बेटा, तो म्यू के की वैल्यू क्या आ जाएगी साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, और ये किसके बराबर हो जाएगा tan थीटा के बराबर। क्लियर है? तो काइनेटिक फ्रिक्शन इक्वल्स टू tan थीटा। दिस इज आवर फाइनल आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, a horizontal force of 10 newton is necessary to just hold the stationary block of the wall. The coefficient of friction between the wall and the wall is 0.2। बेटा ये कितना दिया गया म्यू इक्वल्स टू 0.2। द वेट कितना आ रहा होगा बेटा इसका, दैट इज इक्वल्स टू mg मान लेते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे अगर आप बेटा वैल्यू देखोगे तो ये होल्ड क्यों है, क्योंकि ये फ्रिक्शन लग रहा होगा, और ये क्योंकि इस सरफेस को प्रेस कर रहा है तो नॉर्मल इस डायरेक्शन में आ रहा होगा। तो नॉर्मल की वैल्यू किसके बराबर आ रही होगी बेटा 10 न्यूटन के बराबर, और फ्रिक्शन इक्वल्स टू किसको होल्ड कर रहा है बेटा mg को, और फ्रिक्शन की वैल्यू क्या है म्यू इंटू एन इक्वल्स टू एम इंटू जी। म्यू कितना है 0.2, नॉर्मल कितना है 10 इक्वल्स टू मास कितना है बेटा m इंटू ये क्या आ जाएगा g की वैल्यू। क्लियर है? आपसे क्या पूछा गया वेट पूछा गया, तो बेटा टोटल ये mg के बराबर आ जाएगा, और इसी को डायरेक्ट वेट लिख लेते w। तो 0.2 इंटू 10, तो वेट कितना आ जाएगा 2 न्यूटन। क्लियर है बच्चों? तो ऑप्शन नंबर डी जो होगा दैट इज करेक्ट। बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है in the figure shown the coefficient of static friction between the block A of mass 20 kg and horizontal table is 0.2। बेटा ये दिया गया है what should be the minimum mass hanging block just beyond the block starts moving। बेटा जस्ट स्टार्ट होने लगे मूव करना, ठीक है, तो आपसे मास ऑफ बी पूछा गया, इसे मास ऑफ बी बोल देते हैं। तो बेटा नीचे फोर्स क्या हो जाएगा मास ऑफ बी इंटू जी, ऊपर क्या आ रहा है टेंशन, इसे आगे कौन ले जाने वाला है टेंशन। क्लियर है कि नहीं है? अभी बेटा ये चल क्यों नहीं रहा है, क्योंकि टेंशन की वैल्यू किसके बराबर है एम बी जी के बराबर है, मास ऑफ बी इंटू जी, और इस 20 केजी को आगे कौन ले जाने वाला है यही टेंशन। अगर टेंशन की वैल्यू ग्रेटर देन हो जाए, किससे बड़ी हो जाए बेटा, इसे रोक कौन रहा है फ्रिक्शन, और कौन सा फ्रिक्शन रोक रहा होगा बेटा लिमिटिंग फ्रिक्शन। तो एफ ऑफ लिमिटिंग किसके बराबर हो जाएगा म्यू एम, बेटा ये क्या आ जाएगा म्यू इंटू एन नॉर्मल। यहाँ पे बेटा नीचे क्या आ रहा होगा मास ऑफ ए इंटू जी, और ऊपर क्या आ रहा होगा बेटा नॉर्मल। तो लिमिटिंग फ्रिक्शन की वैल्यू क्या आ जाएगी म्यू इंटू मास ऑफ ए इंटू जी। तो अगर टेंशन की वैल्यू बेटा बड़ी हो जाए किससे लिमिटिंग फ्रिक्शन से, तो ये ब्लॉक मूव करने लगेगा। क्लियर है कि नहीं? तो टेंशन की वैल्यू कितनी दी गई है T should be greater than limiting friction mu m a into g। तो T should be greater than mu की वैल्यू कितनी है 0.2, मास ऑफ A कितना दिया है बेटा 20 इंटू जी की वैल्यू क्या आ जाएगी 10। क्लियर है? और बेटा टेंशन की वैल्यू किसके बराबर है एम बी जी, तो यहाँ पे लिख देगा मास ऑफ बी इंटू जी शुड बी ग्रेटर देन 0.2 इंटू 20 इंटू 10। क्लियर है? बेटा जी की वैल्यू भी 10 होगी, इसकी भी 10 होगी, तो एम ऑफ बी शुड बी ग्रेटर देन बेटा 0.2 इंटू 20, तो ये कितना आ जाएगा 4 kg। तो मास ऑफ बी की वैल्यू 4 kg से ज्यादा होनी चाहिए, तो ये सिस्टम या जो 20 kg का ब्लॉक है वो मूव करने लगेगा। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। Two block A and B of mass 5 kg and 3 kg respectively rest on a smooth horizontal surface with B over A. The coefficient of friction between A and B is 0.5. The maximum horizontal force in kg weight बताना है।
that can be applied on A so that the motion of A and B without slipping, मतलब एक साथ चले। बेटा ये क्या दिया गया है 5 kg, ऊपर वाला कितना है बेटा ब्लॉक है 3 kg, क्लियर है। और बेटा इन दोनों के बीच में म्यू फ्रिक्शन कितना है दैट इज 0.5 और हमने फोर्स F बताना है, क्लियर है। अगर मैं मान लूं कि ये दोनों एज अ सिस्टम एक साथ चल रहे होंगे तो F इक्वल्स टू क्या हो जाएगा m इंटू ए इक्वल्स टू F बाई m बेटा टोटल मास कितना हो जाएगा 8, तो हमारा ये क्या आ जाएगा मैक्सिमम एक्सेलरेशन आ जाएगा, क्लियर है। तो 5 kg ब्लॉक पे तो ये एक्सेलरेशन आ सकता है क्योंकि 5 kg ब्लॉक पे ये फोर्स लग रहा है, पर अगर 3 kg की बात करें तो बेटा 3 kg को ये एक्सेलरेशन कौन प्रोवाइड करेगा फ्रिक्शन, क्लियर है कि नहीं। तो ये फ्रिक्शन की वैल्यू किसके बराबर होनी चाहिए m इंटू ए के बराबर, मतलब फ्रिक्शन इक्वल्स टू मास 3, एक्सेलरेशन इज कैपिटल F अपॉन 8। अगर इतना फ्रिक्शन मिल जाएगा तो ये ब्लॉक क्या करने लगेगा बेटा साथ में मूव करने लगेगा, क्लियर है कि नहीं। तो यहां पे हम इन दोनों को बेटा F क्या आ जाएगा, F की वैल्यू किसके बराबर आ जाएगी बेटा म्यू इंटू एन इक्वल्स टू 3 इंटू एफ बाई 8। तो म्यू की वैल्यू कितनी दी गई है 0.5। बेटा 3 kg वाला नॉर्मल कितना लगाएगा, नीचे लगाएगा mg दैट इज 30 न्यूटन और ऊपर क्या आ जाएगा नॉर्मल n। तो 0.5 इंटू 30 इक्वल्स टू 3f अपॉन 8। तो ये कितना आ जाएगा बेटा यहां से दैट इज इक्वल्स टू 15 न्यूटन इक्वल्स टू 3f अपॉन 8। 3 से ये 5 टाइम्स 8 इंटू 5 दैट इज 40, तो ये आ जाएगा 40 न्यूटन फोर्स। और बेटा केजी वेट में बताना है तो m की वैल्यू कितनी आ जाएगी, या फिर इस फोर्स की वैल्यू आप लिख सकते हो, क्या कर दो बेटा इससे आप डिवाइड कर दो 10 से। तो F किस में बताना है, फोर्स आपसे पूछी गई थी केजी वेट में, तो मैं 40 को डिवाइड कर दूंगा किससे g से, तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी बेटा 4, क्लियर है 4 kg वेट, क्लियर है। तो आपका आंसर ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट, क्लियर है बच्चों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। A small metallic sphere of mass m is suspended from the ceiling of a car accelerating horizontal road with a constant acceleration a. The tension in the string attached to the metallic sphere. बेटा ये आपकी कार है, मान लो इस डायरेक्शन में ये एक्सेलरेशन है। पहले बेटा आपका जो मेटालिक स्फीयर है वो इस तरीके से टंगा होगा, पर क्योंकि इस पे सीडो फोर्स आ रही होगी तो ये कहीं पीछे चला गया होगा, क्लियर है कि नहीं है। सीडो फोर्स की वैल्यू कितनी होती है मास जो ऑब्जेक्ट का इनटू एक्सेलरेशन ऑफ द फ्रेम इन द अपोजिट डायरेक्शन, और नीचे क्या लग रहा होगा बेटा mg, क्लियर है। दोनों के बीच में एंगल कितना है 90, तो नेट फोर्स किसके बराबर आ जाएगी बेटा एफ नेट इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ एम ए का होल स्क्वायर प्लस एम जी का होल स्क्वायर। यहां से बेटा m कॉमन ले सकते हो तो ये आ जाएगा अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर के बराबर, क्लियर है। ऑप्शन नंबर डी जो होगा वो करेक्ट होगा, क्लियर है बच्चों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। A cyclist riding at the speed of 40 root 3 meter per second takes a turn around a circular road of radius 20 root 3 meter without skidding. What is his inclination to the vertical? Inclination का बेटा फॉर्मूला होता है tan थीटा इक्वल्स टू v स्क्वायर अपॉन आर जी। तो ये v स्क्वायर कितना है बेटा 14 रूट 3, तो 14 रूट 3 इंटू 14 रूट 3 डिवाइडेड बाय r, रेडियस कितना है दैट इज 20 रूट 3 इंटू जी कितना है बेटा 10, क्लियर है। इसको हम फर्दर सॉल्व कर सकते हैं, तो यहां से बेटा रूट 3 से रूट 3 कैंसिल आउट हो जाएगा, क्लियर है। और यहाँ पे 14 से अपन कैंसिल आउट कर सकते हैं इसको, ये वैल्यू अगर हम लोग लिख दें
बच्चों इसको एक काम करो, आप लोग ये जो वैल्यू है 10 की जगह 9.8 ले लीजिए, तो ये एग्जैक्टली कैंसिल आउट हो जाएगा। तो 14 इंटू 14 बेटा इससे कैंसिल आउट करोगे तो ये 196 हो जाएगा। 196 डिवाइडेड बाय 20 करोगे तो ये लगभग आ जाएगा 9.8 √3 अपॉन 9.8। इससे ये कैंसिल आउट हो गया, ये कितना आ गया √3। टेन थीटा की वैल्यू √3 कब आती है, जब थीटा की वैल्यू कितनी होती है 60 डिग्री। क्लियर है? ऑप्शन नंबर सी जो होगा दैट इज द करेक्ट आंसर। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला सवाल हमारा क्या कह रहा है बेटा? नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है टू बॉडीज ऑफ मास m1 एंड m2 आर मूविंग विद द सेम काइनेटिक एनर्जी। इफ p1 and p2 are their respective momentum, then the ratio of p1 upon p2 is। काइनेटिक एनर्जी क्या दी गई है? सेम। काइनेटिक एनर्जी ऑफ 1 इक्वल्स टू काइनेटिक एनर्जी ऑफ 2। तो ये क्या हो जाएगा बेटा? p1 स्क्वायर अपॉन 2m1 इक्वल्स टू p2 स्क्वायर अपॉन 2m2। इससे ये कैंसिल आउट हो जाएगा बेटा। p1 अपॉन p2 की वैल्यू आ जाएगी अंडर रूट ऑफ, ये m1 इधर आ जाएगा और नीचे क्या आ जाएगा बेटा? m2 आ जाएगा। क्लियर है क्या? तो आपका ऑप्शन नंबर जो m1 ऊपर आ जाएगा ना और m2 नीचे आ जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा हमारा कह रहा है दैट इज kinetic energy by a mass m is traveling a certain distance d starting from rest under the action of the constant force F is। बेटा work done equals to F dot d equals to change in kinetic energy। क्लियर है? तो यहाँ पे बेटा फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट इक्वल्स टू, बेटा स्टार्टिंग कहाँ से बोला है? रेस्ट। तो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी तो जीरो हो गई, तो काइनेटिक एनर्जी कौन सी बचेगी? सिर्फ फाइनल। क्लियर है? तो हम यहाँ पे देख सकते हैं कि हमारा जो काइनेटिक एनर्जी है के इज इंडिपेंडेंट, एम क्या मास का पूछा गया था, इज इंडिपेंडेंट ऑफ मास। क्लियर है? ऑप्शन नंबर बी जो होगा दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल बोला गया है। ऑप्शन नंबर ए में भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल बोला है और सी में भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो हमारा मास पे तो डिपेंड कर नहीं रही है काइनेटिक एनर्जी, तो हमारा डी वाला ऑप्शन नन ऑफ दिस इज द करेक्ट आंसर। क्लियर है बच्चों? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा पूछ रहा है बेटा, यहाँ पे अगर हम लोग सिचुएशन माने कि ये हमारा सरफेस है और ये हमारा पेंडुलम दिया गया, ये वाली सिचुएशन अगर आपकी θ1 है और ये क्या है? θ2। ये क्या दिया गया बेटा आपका? θ1 और ये क्या दिया गया? θ2। और टोटल लेंथ कितनी है? L। और इसी को हम लोग क्या मान रहे हैं? रेफरेंस मान रहे हैं। तो बेटा ये जो लेंथ आएगी, ये वाली जो लेंथ आएगी वो किसके बराबर आ जाएगी? इस L लेंथ का एक कंपोनेंट आ जाएगा। क्लियर है कि नहीं? और वो किसके बराबर हो जाएगा? L cos θ2 आ जाएगा। इस हाइट की बात कर रहा हूं। तो अगर मैं यहां पे, हम लोग जानते हैं बेटा अकॉर्डिंग टू एनर्जी कंजर्वेशन, आपकी काइनेटिक एनर्जी किस में कन्वर्ट हो रही है? पोटेंशियल एनर्जी में। तो काइनेटिक एनर्जी कितनी आ जाएगी बेटा? यहाँ पे हाफ एम v1 स्क्वायर इक्वल्स टू एम जी। बेटा हाइट में क्या चेंज आया? ये L है और ये L cos थीटा 2 है, तो इसको v2 ले लेते हैं। तो ये एम जी एल माइनस L cos थीटा 2 हो जाएगा। m से m कैंसल आउट हो जाएगा, तो ये आ जाएगा v2 स्क्वायर बाई 2 इक्वल्स टू जी एल कॉमन ले लेता हूँ, 1 माइनस कॉस थीटा 2 आ जाएगा।
सेम बेटा जैसा θ2 के लिए निकाला है वैसे ही सेम θ1 के लिए ये हाइट हो जाएगी और ये इसकी जो लेंथ होगी दैट इज इक्वल्स टू L cos θ1 के बराबर। तो यहाँ पे बेटा हाइट में जो डिफरेंस आ जाएगा सेम हाफ m v1 स्क्वायर इक्वल्स टू m g l माइनस L cos θ1 आ जाएगा। m से m कैंसिल आउट हो गया, L को यहाँ पे कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा v1 स्क्वायर बाई 2 इक्वल्स टू जी एल कॉमन 1 माइनस कॉस थीटा। तो बेटा इक्वेशन ये आ गई 2 और ये इक्वेशन क्या है आपकी 1। इक्वेशन 2 डिवाइडेड बाय 1 कर देंगे तो ये हो जाएगा v1 स्क्वायर बाय 2 डिवाइडेड बाय v2 स्क्वायर बाय 2 इक्वल्स टू जी एल 1 माइनस कॉस थीटा 1 डिवाइडेड बाय जी एल 1 माइनस कॉस थीटा 2। क्लियर है? तो बेटा जी एल से जी एल 2 से 2 v1 स्क्वायर अपॉन v2 स्क्वायर का बेटा यहाँ पे क्या आ जाएगा अंडर रूट। तो हमारा जो फाइनल आंसर आ जाएगा दैट इज v1 अपॉन v2 इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ 1 माइनस कॉस थीटा 1 अपॉन 1 माइनस कॉस थीटा 2। क्लियर है? ये हमारा फाइनल आंसर। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट कह रहा है बेटा टोटल वर्क डन ऑन अ पार्टिकल is equals to change in kinetic energy. This is applicable for. तो बेटा ये किसके लिए एप्लीकेबल है? ये ऑलवेज एप्लीकेबल है। वर्क डन बाय ऑल फोर्सेस इक्वल्स टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। नेक्स्ट पोटेंशियल एनर्जी इज ओनली डिफाइंड फॉर कंजर्वेटिव फील्ड फोर्सेस। क्लियर है? सिर्फ और सिर्फ किसके लिए बताया गया बेटा? कंजर्वेटिव फोर्सेस के लिए डिफाइन किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, a stick of mass m and length L is pivoted at the end and is displaced through an angle theta. The increase in the potential energy. बेटा potential energy में increase बताना है। मान लीजिए ये आपकी जो लेंथ दी गई है that is L लेंथ, ये हम रेफरेंस मान लेते हैं, ठीक है। और अगर बेटा इस लेंथ को आप लोगे तो ये किसके बराबर है? L लेंथ का एक कंपोनेंट होगा that is equals to L cos theta। तो ये जो चेंज इन हाइट आई है ये क्या L माइनस एल कॉस थीटा के बराबर होगा। L माइनस एल कॉस थीटा। क्लियर है? आपको इंक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी दैट इज U इक्वल्स टू एम जी एच के बराबर। अगर हम इसको रेफरेंस ले लें तो ये कितना हो जाएगा एम जी, हाइट क्या आ जाएगी बेटा L माइनस एल कॉस थीटा, L कॉमन ले लो तो ये आ जाएगा एम जी। बेटा इसका सेंटर ऑफ मास कहाँ लाई कर रहा है? आधे पे, तो ये L/2 आ जाएगा। क्लियर है? यहाँ पे भी सेम कंपोनेंट में भी L/2 आ जाएगा तो आप L/2 कॉमन ले सकते हो तो ये आ जाएगा 1 माइनस कॉस थीटा। क्लियर है? तो यहाँ पे बेटा आपका ऑप्शन जो रहेगा दैट इज ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट, mg/L/2 1 माइनस कॉस थीटा। ठीक है बच्चों, थैंक यू सो मच। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये सॉल्यूशन समझ में आया होगा। बाकी हम लोग अपने नेक्स्ट डिस्कशन पे मिलते हैं। थैंक यू।